अगला टॉपिक है, हमने इसमें पढ़ना है स्ट्रेन। स्ट्रेन को मेजर कैसे करते हैं। अब इसमें है क्या, सबसे पहले जो चीज़ आपको नोट करनी ना वो ये है कि जो स्ट्रेन है ना वो एक पॉइंट फिनोमिना है। सही है। सिंपल, एक पॉइंट गिवन होता है और उस पॉइंट से इन्फिनिटी नंबर ऑफ प्लेन पास आउट कर रहे होते हैं। हम करते क्या है, हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस या स्ट्रेन की वैल्यू निकालते हैं, और जो स्ट्रेस है ना, जो स्ट्रेन है, वो हमेशा एक पॉइंट पे ही निकाला जाता है। तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस या स्ट्रेन की वैल्यू निकालते हैं, और उसके उस पॉइंट पर जितने भी नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो रहे हैं जो कि इन्फानाइट होते हैं, उन सब प्लेन पे हम लोग स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन प्रैक्टिकल हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की स्ट्रेन की वैल्यू बिल्कुल ऑथेंटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम स्ट्रेन का फार्मूला देखें तो स्ट्रेन का फार्मूला ये होता है, जो कि फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट इन यू, जो कि वी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह स्ट्रेन इन वाई जो है वो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट इन वाई का। इस तरह जो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन है वो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट इन जेड का। अगर हमारे पास इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड ये फंक्शन हो तो हम उसको डेरिवेट करके हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगा। इस तरह ये भी फंक्शन अगर हमारे पास इन टर्म ऑफ वाई हो, उसको डेरिवेट करेंगे स्ट्रेन इन वाई आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये फंक्शन इन टर्म ऑफ जेड हो, उसको डेरिवेट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। बिल्कुल यही केस हमारे पास शेयर में होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम किसी एक फाइनाइट लेंथ पे स्ट्रेन की वैल्यू निकालते हैं। ये पूरी बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी में हमने एक लेंथ चूज़ की, ये हमारी लेंथ है, ये फाइनाइट लेंथ है। इस पर्टिकुलर लेंथ पे हम अपना स्ट्रेन गेज लगाते हैं। सही है। फिर स्ट्रेस की वजह से ये एक्सपेंड होता है। सही है। हम ये चेंज इन लेंथ मालूम करते हैं, और इस फार्मूले में रख के हम अपने स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने सपोजिशन की हुई है। अब है क्या, जितने बड़े लेंथ का हम लोग स्ट्रेन गेज यूज़ करेंगे ना, उतने ज़्यादा हमारे पास एरर आएगा। उसकी वजह क्या है, ये हमारे पास एरर का फार्मूला, ये नोट कर लेना। ये एरर का फार्मूला, ये एरर है। एरर डिपेंड कर रहा है तीन चीज़ों पे। पहला डिपेंड कर रहा है K1 पे, जो कि कांस्टेंट पैरामीटर, बता दो ये है क्या। दूसरा आपके पास डिपेंड कर रहा है आपकी इनिशियल लेंथ, आपने जो स्ट्रेन गेज यूज़ किया वो उसकी इनिशियल लेंथ क्या है। और ये फंक्शन डायरेक्टली, जो एरर है वो लेंथ के स्क्वायर का फंक्शन है। लेंथ अगर ज़रा सी बड़ी रखते हो आपके पास एरर बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि स्ट्रेन गेज में जो हमारी लेंथ हो वो कम से कम हो। तो ये जो के है ना हमारे पास, ये के डिपेंड करता है आपके पास लोडिंग कौन सी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कांस्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो के क्या होता है, एक नॉन लीनियर होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस तरह से अगर आपका स्ट्रेन एक लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो के ऐसे निकलता है, ऐसा फंक्शन होता है किसी चीज़ का, एक्स का फंक्शन होगा, वाई का फंक्शन होगा। इस तरह आपके पास जो स्ट्रेन है वो क्वाड्रेटिक है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी है, इस पॉइंट पर स्ट्रेन ऐसा है, अगले पॉइंट पे स्ट्रेन जो है वो क्वाड्रेटिकली वेरी कर रहा है, मतलब किसी पावर से वेरी कर रहा है। तो ये लीनियर से मुराद क्या है, यहाँ पे स्ट्रेन 1 था, यहाँ पे स्ट्रेन लीनियरली बढ़ के 2 हो गया। इस तरह कांस्टेंट से मुराद क्या है कि पूरी लाइन में, इस पूरी पर्टिकुलर लाइन में आपका स्ट्रेन जो है वो कांस्टेंट है। तो ये के है आपका, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कौन सी है। लेकिन अगर देखा जाए डायरेक्टली, जो एरर है ना वो लेंथ के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। हमारी कोशिश होती है लेंथ कम से कम रखिए। जितने भी स्ट्रेन गेजेस हैं ना हमारे, उसकी लेंथ हम इतनी होती है कि वो एरर कॉज कर सके। सबसे पहले जो स्ट्रेन गेज यूज़ हुआ था वो बैरी टाइप स्ट्रेन गेज था। ये बैरी टाइप स्ट्रेन गेज आज भी यूज़ किया जाता है। जो स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन होती है ना उसमें ये स्ट्रेन गेज यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में वहाँ पर स्ट्रक्चर वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और उसमें इतने ज़्यादा हमें प्रिसाइज रिजल्ट्स नहीं चाहिए होते। तो उसके अंदर हम लोग बैरी टाइप स्ट्रेन गेज यूज़ करते हैं। लेकिन मैकेनिकल एप्लीकेशंस में हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी जो प्रॉब्लम है, लेंथ तो हमें लाजमी चाहिए। जो स्ट्रेन गेज होता है ना उसकी लेंथ हमें लाजमी इतनी तो रखनी कि हम रीडिंग ले सकें आराम से। तो हम करते क्या है कि लेंथ को इस तरीके की शेप दे देते हैं स्ट्रेन गेज को। लेंथ भी उतनी रखते हैं जितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है,
और स्ट्रेन गेज कुछ ऐसे बनाते हैं, बजाय इसको ऐसे बनाने के, स्ट्रेट लाइन बनाने के, हम इसको ऐसे बनाते हैं। इससे होता क्या है, जितनी अप्रोप्रिएट लेंथ हमें चाहिए स्ट्रेन गेज बनाने के लिए, वो स्ट्रेन गेज बन भी जाता है, सही है, और हमारे पास जो लेंथ का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। ये फार्मूला नोट कर लिया। हाँ कर लिया, एरर का ना। हाँ, एरर का फार्मूला है। ठीक है, हाँ चैप्टर कर लिया। अब आगे बढ़ते, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 215। सर स्ट्रेस का कितना कोर्स है अभी बाकी? स्ट्रेस का आज वैसे काफ़ी कर लेंगे, इसके बाद कुछ थ्योरीज वगैरह बाकी होंगी हमारी, काफ़ी अभी है। सही है। एमवी का 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं, रहता है रहता है अभी। ठीक। जब में से एक और टर्म आती है हमारे पास, ये दूसरी टर्म है, ये जो हमने स्ट्रेन गेज यूज़ किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गया, जहाँ पर स्ट्रेन गेज होता है ना, उसमें 4 पैरामीटर देखे जाते हैं। पहला पैरामीटर लेंथ कितनी है स्ट्रेन गेज की, सही है। दूसरा पैरामीटर उसकी सेंसिटिविटी क्या है, आपके स्ट्रेन गेज कितना सेंसिटिव है, सही है। तीसरा पैरामीटर आपका ये होता है कि उसकी रेंज कितनी है, जो स्ट्रेन गेज है वो कितनी रेंज कवर कर सकता है, या वो कितने रेंज के स्ट्रेन को मेज़र कर सकता है। और लास्ट होता है कि उसके रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्या वो रिज़ल्ट्स ऐसे हैं कि उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, जो चेंज हो रही होती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा चेंज होने की वजह से उसके रेजिस्टेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, सही है। तो आपका जो आउटपुट जो दे रहा है, क्या वो इन्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट है, सही है, या वो दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड तो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल आपका जैसे लोडिंग का पैरामीटर है, आपको जो बॉडी सिर्फ एक्सपेंड हो रही है, सही है, लोड की वजह से, क्या वो सिर्फ उस पर एक्सपेंशन पर डिपेंड कर रहा है, या वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, या कोई दूसरी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो भी देखा जाता है। तो आपके स्ट्रेन गेज के अंदर एक 4 चीज़ें देखी जाती हैं। लेंथ कितनी है स्ट्रेन गेज की, स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी कितनी है, स्ट्रेन गेज किस रेंज का है, और स्ट्रेन गेज का जो आउटपुट मिल रहा है वो किन किन पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, वो देखा जाता है, सही है। इन चारों को यूज़ करते हुए स्ट्रेन गेज को, नहीं, इन चारों को यूज़ करते हुए स्ट्रेन गेज को हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेन गेज कितना अच्छा है। इसी तरीके से जो लेंथ का पैरामीटर ऐसे सेट करते हैं कि लेंथ हमने ऐसे कर दी, सही है। सेंसिटिविटी का फार्मूला ये है, स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी, सही है। अब रेंज में और सेंसिटिविटी में हमें ट्रेडमार्क सेट करना पड़ता है। होता क्या है, जिसकी सेंसिटिविटी हाई होती है उसकी फिर रेंज कम होती है, और जिसकी रेंज हाई होती है उसकी फिर सेंसिटिविटी कम होती है, सही है। अभी जो ऊपर देखा था हमने बैरी बैरी जो ऊपर स्ट्रेन गेज देखा था हमने, उस स्ट्रेन गेज की रेंज ज़्यादा है, सेंसिटिविटी कम है। और जबकि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज है उसकी सेंसिटिविटी हाई है और उसकी रेंज कम होती है, सही है। तो इन दोनों में हमें ट्रेडमार्क सेट करना पड़ता है कि हमें किस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए बनाना है स्ट्रेन गेज। और लास्ट में हमारे पास होता है कि डिपेंड करता है आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, या फिर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज है वो एनवायरमेंट पर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होता है। टेम्परेचर का इंक्रीज़ होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारी बढ़ जाती है, सही है। इसको इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं हम। तो दूसरा जो पैरामीटर इसका सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेन गेज, वो इसका फार्मूला ये होता है, ये क्या बता रहा है कि आपकी इसका बेसिक फार्मूला है वो ये है, एस जी इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर। आप लोग याद भी ऐसे कर लेना, याद करना था नहीं है, डिवाइड बाय स्ट्रेन। ये क्या बता रहा है, स्ट्रेन की वजह से कितना रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, कितने फ्रैक्शन रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है।
जितना ज़्यादा ये चेंज आ रहा होगा स्ट्रेन की वजह से, उतनी ज़्यादा आपकी सेंसिटिविटी हाई होगी, और जितना कम चेंज आ रहा होगा उतनी ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी कम होगी। तो ये गेज की सेंसिटिविटी है, ठीक है। सही है। तो इस तरीके से जो सेंसिटिविटी में उसमें कुछ पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस के पैरामीटर। अब इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें कुछ सर्किट्स चाहिए। आपकी बुक में दो किस्म के सर्किट्स हैं। पहला आपका पोटेंशियोमीटर है, कि पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए हम एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, सही है। दूसरा हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, इसका एक जामिया फार्मूला ये है। पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है, अच्छा देखो होता क्या है, हम इस स्ट्रेन को कन्वर्ट करते हैं रेजिस्टेंस में, सही है। स्ट्रेन हमें असल में मेजर करना है हमने स्ट्रेन, सही है। स्ट्रेन अपना इम्पैक्ट दिखा रहा होता है रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस अपना इम्पैक्ट दिखा रहा होता है वोल्टेज पे, सही है। और वोल्टेज जो चेंज होता है ना, उसको हम लोग कैलिब्रेट करते हैं अपने आउटपुट से। वो आउटपुट अगेन क्या होता है, वो आउटपुट अगेन हमें बता रहा होता है कि स्ट्रेन कितना है, सही है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म होता है। स्ट्रेन बता रहा था, स्ट्रेन रेजिस्टेंस चेंज कर रहा होता है, रेजिस्टेंस से हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज हमें कोई पर्टिकुलर आउटपुट दे रहा होता है, और वो आउटपुट को कैलिब्रेट किया होता है इसका स्ट्रेन से। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सर्किट है आपका, जो व्हीटस्टोन सर्किट है ये वाला, इस सर्किट के जो आउटपुट का फार्मूला है वोल्टेज के, वो ये है। अब इस सर्किट में दो किस्म की रेजिस्टेंस यूज़ की जाती हैं, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2। तो ये दो फैक्टर उस वजह से आए हुए हैं, सही है। सर ये n एक पर्टिकुलर पैरामीटर है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिलेशन है वो कैसा है। अगर वो लीनियरली है तो ये वैल्यू बहुत कम होती है, या अप्रोच टू ज़ीरो होती है अगर लीनियर रिलेशन है। अगर ये नॉन लीनियर रिलेशन होता है आपका रेजिस्टेंस का, तो ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वैल्यू कभी ग्रेटर इक्वल टू 1 नहीं होती, कम ही होती है इससे। आमतौर पर हम इसको लीनियर लेते हैं, और इसकी वैल्यू आमतौर पे हम इसको लेस देन या बहुत लेस देन 1 ले लेते हैं, इसलिए इसको इग्नोर ही कर देते हैं, सही है। तो आपको जो वोल्टेज की वैल्यू पोटेंशियोमीटर की, वो डिपेंड कर रही है इन पैरामीटर्स पे। ये जो R है ना, ये बेसिकली रेशो है पहले रेजिस्टेंस का दूसरी रेजिस्टेंस से, R1/R2। और इस R की कोई एक अप्रोप्रिएट वैल्यू होती है कि ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। R की वैल्यू अमूमन 9 ली जाती है, कहाँ गया, R की वैल्यू अमूमन 9 ली जाती है, जिसका आपको पास मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिल रहा होता है। तो ये आपकी वोल्टेज है जो कि आपका पोटेंशियोमीटर दे रहा होता है। अब इसमें है क्या, इसमें दो रेजिस्टेंस है, R1 इससे मालूम कर सकते हैं हम, और इससे R2 मालूम कर सकते हैं। अब देखो इसी तरह आपके पास जो ये फार्मूला है ना, आपका जो पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ये वाला सर्किट, ये उस पोटेंशियोमीटर सर्किट की सेंसिटिविटी है। अब इसमें बता क्या रहा है कि आपका कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होने की वजह से आपका कितना वोल्टेज में चेंज आता है, और चेंज इन वोल्टेज की वैल्यू ये थी, सही है। ये वैल्यू उठा के हमने रख दी इस सेंसिटिविटी की इक्वेशन में। जब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू रखी, और हमने यहाँ पे ये भी सपोज किया हुआ कि n की वैल्यू को हमने बिल्कुल लेस देन 1 लिया हुआ, तो ये वैल्यू भी इग्नोर हो गई, सही है। तो हमारे पास ये वाले पैरामीटर बचेंगे, सही है। n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हमने छोटी ले ली है। इसी तरह हमने बोला हुआ है कि हमने अभी सिर्फ एक ही स्ट्रेन गेज पुट किया हुआ है। सिर्फ हमने जो स्ट्रेन गेज बेसिकली क्या है, स्ट्रेन गेज हमारे पास ये अलग स्ट्रेन गेज है, ये अभी यहाँ पे स्ट्रेन गेज हमने नहीं लगाया, ये सर्किट है, बस सिंपल बेसिक एक सर्किट है। स्ट्रेन गेज हमारे पास ये है। हमने क्या किया, स्ट्रेन गेज को उठाया और लगा दिया यहाँ पे, ये स्ट्रेन गेज यहाँ पर आ गया।
सही है। अब उन्होंने बोला क्या है कि अगर हम सिर्फ R1 पे स्ट्रेन गेज लगाएं सिर्फ R1 पे, R2 पे कुछ भी ना लगाएं, उसको ऐसे ही छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, जो बेसिक है ना वही है, फ्री छोड़ दें, तो होगा क्या, जो डेल्टा R2 के यहाँ पे कोई हमने स्ट्रेन गेज लगाया ही नहीं है, तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। स्ट्रेन गेज हमने सिर्फ यहाँ पे लगाया हुआ है। अब होगा क्या, जब ये वैल्यू ज़ीरो होगी ना, आपके पास ये डेल्टा R1/R डिवाइड बाय दिस एप्सिलन, ये बन जाएगा आपके पास गेज की सेंसिटिविटी। बाकी R/1 प्लस R का स्क्वायर की वैल्यू वैसे ही आ गई, और आपके पास वोल्टेज की वैल्यू ये एज इट इज़ आ गई यहाँ पे नीचे। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ हाँ समझ आ रहा है। सही है। अच्छा, ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज जो कन्वर्ट किया हुआ है, बेसिकली पावर जो बराबर होती है ना, पावर लॉस, वो बराबर होता है I²R के। सही है। अगर इस I को कन्वर्ट करते हैं हम लोग, जैसे V=IR होता है ना ओम्स लॉ के मुताबिक, हाँ यहाँ से I की वैल्यू V/R आ सकती है। अगर यहाँ पे हम लोग V/R लिखते हैं, तो इस R से जो नीचे R आएगा वो R कट जाएगा, तो यहाँ पे जो P की वैल्यू आ जाएगी वो V²/R आ जाएगी। ऐसे होगा। अगर यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहें तो V की वैल्यू बराबर आ जाएगी √PR के। सही है। तो यहाँ पे V को हमने रिप्लेस कर दिया √PR से। सही है। और इसके साथ इजाफी फैक्टर भी लगा दिया है। ये वही आपका रेजिस्टेंस का फैक्टर है R1/R2। तो आपके पास एक जामिया जो रेजिस्टेंस की सेंसिटिविटी है वो ये है। भले पीछे कोई फार्मूला याद ना हो, आपको ये फार्मूला लाजमी याद होना चाहिए। ये पहला फार्मूला आपको याद करना है। सही है। ये आपकी सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर सर्किट की। यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब इसमें है क्या, इसमें देखो, आप अगर आप अच्छा वाला स्ट्रेन गेज लोगे तो आपकी ये चीज़ हाई होगी, अगर अच्छा स्ट्रेन गेज लोगे। सही है। ये आप पे डिपेंड है कि जेब में कितना पैसा है, इस पर डिपेंडेंट है। सही है। इस तरह ये भी आपकी जेब में कितना पैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इस पर डिपेंड नहीं कर रहे, आप चाहते हो कि मैं इसकी वैल्यू चेंज करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दूं, तो इसमें क्या कर सकते हो, आपका जो रेजिस्टेंस 1 जो लगाओगे ना आप, रेजिस्टेंस 1 की जो रेजिस्टेंस होगी वो 9 टाइम बड़ी होनी चाहिए रेजिस्टेंस 2 से। सही है। अगर वो 9 टाइम बड़ी होगी तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी, जो कि होगी 0.9, जो कि 90% को शो करता है। सही है। ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इसकी वैल्यू आप 9 करते हो तो आपको 90% एफिशिएंसी मिलती है। और अगर अच्छा सर्किट आप यूज़ करते हो, सेंसिटिविटी या स्ट्रॉन्ग सर्किट यूज़ करते हो, तो ये आपकी ये वैल्यू भी हाई होगी। तो सिर्फ आपकी जो सेंसिटिविटी होती है इसकी पोटेंशियोमीटर की, वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, जेब में कितना पैसा है वो, और आपकी जो रेजिस्टेंस अगर R1 9 टाइम ऑफ R2 हो, तो आप इसकी एफिशिएंसी को या इसकी सेंसिटिविटी को इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये वाला। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है, टेम्परेचर कंपनसेशन। मैंने कहा था ना कि जो आपके स्ट्रेन गेज होता है वो 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। लेंथ पे वो हमने ऐसे छोटी कर दी है। सही है। सेंसिटिविटी पे उसकी भी कुछ डेरिवेशन वगैरह चल रही है, सेंसिटिविटी कैसे हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा रेंज, इन दोनों में ट्रेडमार्क लगा होता है। सही है। लास्ट हमारे पास है ये चीज़,
कि आपको जो बिल्कुल। आउटपुट मिल रहा है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे कि नहीं? कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं। सही है। अच्छा, इसमें आमतौर पर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज है ना, वो टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा उस पर असरअंदाज हो रहा होता है। तो हम करते क्या है, हम ऐसी फालतू में ही एक फ्री का स्ट्रेन गेज लगा देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर है ना, हमारे पास दो स्ट्रेन गेज लगाने की यहाँ पे छूट है। हम यहाँ पे दो स्ट्रेन गेज लगा सकते हैं। एक, अभी तो हमने सिर्फ एक लगाया था, लेकिन हम यहाँ पे भी एक इजाफी फ्री वाला स्ट्रेन गेज लगा सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू ये थी। अच्छा, ये R1, अब ये नीचे R1 है। सही है। डेल्टा R1 अपॉन R1 माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2। अब है क्या, ये पहला पैरामीटर ये है जो कि रेजिस्टेंस 1 पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा पैरामीटर जो कि रेजिस्टेंस नंबर 2 पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे हमने दो अलग अलग स्ट्रेन गेज यूज़ किए हुए हैं, यहाँ भी यहाँ भी। जो पहला स्ट्रेन गेज यूज़ किया ना, वो हमने सही लगाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक्टिव स्ट्रेन गेज है, जिससे हमने रीडिंग लेनी है। और दूसरा हमने एक डमी फालतू में स्ट्रेन गेज लगाया हुआ है यहाँ पे सेकंड सर्किट पे। जो पहला स्ट्रेन गेज लगाया ना, उससे हम रेजिस्टेंस भी मालूम कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंस से हमने क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। और दूसरा, जो पहला स्ट्रेन गेज है ना, उसमें दो तरीके से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। पहले कैसे, पहले स्ट्रेन से इंक्रीज़ हो रही है, दूसरा टेम्परेचर की वजह से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। जो पहला स्ट्रेन गेज लगा, जो कि एक्टिव स्ट्रेन गेज है, जिससे हम रीडिंग नोट कर रहे हैं। और दूसरा जो फालतू का स्ट्रेन गेज, जैसे जिसे डमी स्ट्रेन गेज बोलते हैं, उससे हम लोग कोई रेजिस्टेंस मालूम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सही है। हमने उसको बिल्कुल एक ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जहाँ पे एक्सपेंशन भी नहीं हो रही, जहाँ पे स्ट्रेन भी नहीं है। सही है। उस जगह पे लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि उसके अंदर एक्सपेंशन होगी नहीं। अगर कोई एक्सपेंशन होगी भी तो वो लाजमी टेम्परेचर की वजह से हुई होगी। ये बात समझ आ रही है? इसको हमने हाँ ऐसी प्लेस पे लगाया जहाँ पे स्ट्रेन की वजह से भी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही थी और टेम्परेचर की वजह से भी। और इसको हमने ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे स्ट्रेन का कोई अमल दखल नहीं था, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, हमने वहाँ पे लगा दिया। अगर कोई रेजिस्टेंस चेंज होगी R2 में, तो वो लाजमी तौर पे टेम्परेचर की वजह से होगी। ये दोनों R1, अब डेल्टा R1 अपॉन R1, डेल्टा R2 अपॉन R2 की वैल्यू हमने पुट की इस इक्वेशन में। तो इससे होगा क्या, जब हमने पुट किया तो जो टेम्परेचर की वजह से जो वैल्यू चेंज हो रही थी, वो वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अच्छा, एक और बात, इसमें एक बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि R1 बराबर हो R2 के। सही है। R1 बराबर हो R2 के, तो आपके पास टेम्परेचर कंपनसेशन हो जाती है यहाँ से। सही है। तो टेम्परेचर कंपनसेशन ऐसे करते हैं, दो डिफरेंट स्ट्रेन गेज लगाते हैं, उन दोनों डिफरेंट स्ट्रेन गेज से कोशिश करते हैं दूसरा ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे स्ट्रेन का अमल दखल ना हो, तो उससे हम लोग टेम्परेचर कंपनसेशन कर लेते हैं। समझ आया यहाँ तक? हाँ क्लियर है। इस तरह दूसरा आपस होता है वीट स्टोन, वीट स्टोन, हाँ, दूसरा वीट स्टोन ब्रिज होता है। इस तरह उसकी वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास, ये है। आज आज कैसे थ्योरी थ्योरी है। हाँ बिल्कुल, आखिर में एक न्यूमेरिकल आएगा, छोटा सही सा न्यूमेरिकल आएगा वो भी। थ्योरी पर फोकस करो, थ्योरी, इंटरव्यू में थ्योरी बहुत पूछी जाती है, सही है। इसलिए ज़्यादा फोकस थ्योरी पे है। तो ये डेल्टा ई है। जो हमारे पास जो वीट स्टोन ब्रिज है ना, उसकी वोल्टेज की वैल्यू ये है। जैसे हमारे पास ऊपर था ना, इसकी वोल्टेज की वैल्यू ये थी, जो कि डिपेंड कर रही थी दो रेजिस्टेंस पे, दो रेजिस्टेंस के ये थे। इस तरह वीट स्टोन ब्रिज था ना, जो है बल्कि, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की चार वैल्यू पे, क्योंकि इसके अंदर चार रेजिस्टेंस लगने की गुंजाइश होती है। बाकी सारे पैरामीटर वही हैं, इसमें वोल्टेज वही है, और ये वाला जो पैरामीटर है भी सेम है। इसी तरह जो वीट स्टोन ब्रिज है, उसकी सेंसिटिविटी की वैल्यू ये है, कहाँ गई? ये वैल्यू है।
अगर यहाँ पे डेल्टा ए की जगह हम ये पुट कर देंगे पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू उठा के पुट कर दी यहाँ पे हमने। अच्छा, इसमें एक और मैं बताना भूल गया। अमूमन होता क्या है कि व्हीट स्टोन बीच हमेशा हमेशा बैलेंस होता है। इसमें होता है क्या है, अगर R1 की रेजिस्टेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें R3 की रेजिस्टेंस की वैल्यू से, इसका जो आंसर आएगा ना बराबर होता है R2 की रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय R4 की रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये बराबर होती हैं। अगर आपकी अक्सर जो नया व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें कंडीशन फुलफिल होती है और आपका जो वोल्टेज मिलता है आपको ज़ीरो मिल रहा होता है। अब होता है क्या, हमने यहाँ पे अपना स्ट्रेन गेज लगा दिया एक जगह पे, होगा क्या, जब ये चीज़ स्ट्रेस होगी, जब आप जिस जिस बॉडी में इसका हमने लगाया होगा, जब उसमें स्ट्रेन आएंगे तो क्या होगा, ये R1 की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन फुलफिल फिर नहीं होगी। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हमारे पास वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पज़ ये है, बेसिक थ्योरी इसकी यही है कि अमूमन होता क्या है, R1 R3 का प्रोडक्ट बराबर होता है R2 R4 के प्रोडक्ट के। सही है, अगर हम इसको किसी बॉडी पे लगा दें जहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस स्ट्रेन से क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी R1 की वैल्यू। उस R1 की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, इसको जो कंडीशन थी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। उससे क्या होगा, बस यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होगा और इसी वोल्टेज से हम फिर निकालते हैं स्ट्रेन की वैल्यू, कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा होगा। तो वही है, ये सेंसिटिविटी ऑफ सर्किट है, डिपेंड कर रही है कितना वोल्टेज जनरेट होता है पर यूनिट स्ट्रेन। यहाँ पे जो डेल्टा ए की वैल्यू हमने ये पूरी वैल्यू रख दी यहाँ पे, ये जो वैल्यू थी इसकी, ये नहीं, ये वाली नीचे वाली, ये उठा के वहाँ पे रख दी। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि एल बराबर होगी इसके। यहाँ पे जो एन है ना, एन से मुराद क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव सर्किट्स। ये नंबर ऑफ एक्टिव, नंबर ऑफ गेजेस, नंबर ऑफ गेजेस है, आप कितने स्ट्रेन गेज लगाते हो, नंबर ऑफ एक्टिव गेजेस। यहाँ पे जो एन है, एस जी आपका वही है, सेंसिटिविटी ऑफ गेज है, बाकी वी आपका वही वोल्टेज है, और ये R अपॉन 1/R, ये R वही है, R1/R2 का जो रेशो है ये वही है। ये भी जो फार्मूला है बिल्कुल काफ़ी मिलता जुलता है आपके उसी फार्मूले से पोटेंशियोमीटर से, लेकिन इसमें इजाफी चीज़ क्या है, एन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कोशिश होती है हमारे पास 4 रेजिस्टेंस लगाने की, यहाँ पे हमें छूट होती है। अब इसको इसके पास हमारे क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 इनपुट हैं गेज लगाने के, यहाँ भी गेज लगा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसके हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, ये फार्मूला क्लियर है, ये फार्मूला आपको याद करना है, दूसरा फार्मूला याद करना है। सही है। अब इसके हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है हमारे पास, कि अगर हम अपना रेजिस्टेंस या हमारा जो स्ट्रेन गेज है हम यहाँ पे लगा दें, बाकी सबको फ्री छोड़ दें, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया हमने, जब अपना स्ट्रेन गेज यहाँ पे लगाते हैं इससे होता क्या है कि हमारे पास सेंसिटिविटी की वैल्यू ये आती है, ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम सेंसिटिविटी की वैल्यू दे रहा है जैसे जैसे हमें पोटेंशियोमीटर दिया करता था। अगर हम इस जगह पे अपना स्ट्रेन गेज लगाते हैं पहली पोजीशन पे, सही, तो हमें सेंसिटिविटी की वैल्यू ये मिलती है। इसमें वही है, अगर आर की वैल्यू अगर हम 9 रख दें तो हमें मैक्सिमम मिल रहा होता है, और अगर हम इसकी वैल्यू अच्छा वाला लें तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ या मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम सेंसिटिविटी हमें मिल रही होगी। केस नंबर 2 क्या है कि हम अपना एक्टिव यहाँ पे लगाएं और डमी यहाँ पर लगाएं। डमी लगाने की वजह क्या है, ताकि टेम्परेचर कंपनसेशन हो जाए। इससे क्या होगा, इससे सेकंड केस में अगर हमें जो वो मिलेगी ना आउटपुट, इधर हमें सेंसिटिविटी मिल रही होगी वो ये मिल रही होगी, इससे हमें नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि हमारी सेंसिटिविटी हाफ हो जाती है, जितनी पहले मिल रही थी ना, पहले हम मैक्सिमम 90% अचीव कर सकते थे, यहाँ पे हम 50% अचीव कर रहे हैं। तो ये वाली आमतौर पे इसको फॉलो नहीं किया जाता। हम करते क्या है कि डमी जो होती है ना, जो टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए डमी जो लगाते हैं वो यहाँ पर लगाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे हमारी सेंसिटिविटी आती है वो ये आती है। ये फार्मूला बिल्कुल वही है जो पहले वाला फार्मूला था, ये फार्मूला सेम है, बस इसमें है क्या, इस फार्मूले में टेम्परेचर कंपनसेशन भी हो रही है। मतलब टेम्परेचर की वजह से आपका जो एरर आ रहे थे इसमें वो नहीं आएंगे। अगर आप
अपना डमी यहाँ लगाते हो। इस तरह सबसे अच्छा क्या है, अगर आपको कोई सेंसिटिव वैल्यू लेनी है किसी इक्विपमेंट की, तो ये प्रेफर किया जाता है। इसमें क्या है कि आप हर जगह चारों रेजिस्टेंस की जगह पे ना आप एक्टिव स्ट्रेन गेज लगा दो। उससे आपके पास जो वैल्यू आती है ना सेंसिटिविटी की, वो ये आती है। अब इसमें क्या आपकी सेंसिटिविटी डबल हो गई है, देखो 2 टाइम्स। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैक्सिमम आप 90% अचीव कर सकते हो अगर एक जगह लगाते हो। यहाँ पे मैक्सिमम आप यूएसए ओन फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पे मैक्सिमम आप 50% अचीव कर सकते हो सेंसिटिविटी। यहाँ भी मैक्सिमम आप 90%, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कंपनसेशन भी हो रही है। टेम्परेचर की वजह से जो एरर आ रहा था वो एरर यहाँ पे नहीं आ रहा। इसमें क्या है, इसमें आप 2 टाइम्स 2 टाइम्स सेंसिटिविटी आप अचीव कर रहे हो। सही है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर आपको एफिशिएंटली रीडिंग नोट करनी है तो ये वाला मेथड फॉलो किया जाता है। कोई सवाल है? नहीं। सही है, तो ये थ्योरी का पोर्शन था। अच्छा, ये सारा वही थ्योरी वाला पार्ट ही है। अब इसमें होता है क्या है, आपको डिफरेंट ना कुछ अब सवाल कैसे आता है, सवाल ये आता है कि ये एक स्ट्रेन गेज है, इसे बोलते हैं यूनी एक्सियल स्ट्रेन गेज है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का स्ट्रेन आपको बता रहा होता है। इस तरह ये भी एक स्ट्रेन गेज है। ये स्ट्रेन आपको 2 डिफरेंट डायरेक्शन का स्ट्रेन बता रहा होता है, ये एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का। इस तरह आपका एक और स्ट्रेन गेज है, ये आपको दो बेसिकली आपको शेयर स्ट्रेन बता रहा है, लेकिन शेयर स्ट्रेन ये आपको नॉर्मल स्ट्रेन बता रहा होता है इन टर्म ऑफ किसी एंगल पे। अगर ये आपको फॉर एग्जांपल इसको 0 सपोज कर लो, ये आपका 0 डिग्री एंगल है, तो ये आपका ऐसे ऐसे 95 कुछ आगे पीछे एंगल होगा ये। सही है। ये पूरा 90 भी नहीं है, ये 90 से कम, 90 से ज़्यादा एंगल होगा ये वाला, ये बिल्कुल क्या मतलब 90 ही हो। सही है। इस तरह ये स्ट्रेन गेज है, इसमें सारे स्ट्रेन गेज 45 के एंगल पे लगे होते हैं। इसमें सारे 60 के एंगल पे लगे हुए हैं, 120 के एंगल पे, ये 120, ये 120, ये 120। इसमें सारे 60 के एंगल पे लगे होते हैं। तो डिफरेंट ना स्ट्रेन गेजेस में होगा क्या, देखो क्वेश्चन आता है कैसे। क्वेश्चन ऐसा है, आप लोगों को 3 स्ट्रेन गेज गिवन होंगे। सही है। या तो बता देंगे कि पहला स्ट्रेन गेज कौन से एंगल पे, दूसरा कौन से एंगल पे, तीसरा कौन से एंगल पे, या तो बता देंगे सिंपल। या फिर आपसे ये बोलेंगे कि इसका नाम ले लेंगे कि हमने ये वाला स्ट्रेन गेज लगाया, इसका कोई नाम होता है, या हमने ये वाला स्ट्रेन गेज लगाया, इसका भी कोई नाम होगा, या हमने ये स्ट्रेन गेज लगाया, इसका कोई ना कोई नाम होगा। तो उस नाम से आपको एंगल वो नहीं देते। जैसे यहाँ पे एंगल लिखा है ना 45 डिग्री एंगल होता है, वो आपको एंगल नहीं देते। ये नाम आप उनके स्लाइड्स के लास्ट में है, इस स्लाइड के लास्ट में 4 केसेस गिवन है, ये वाले नाम होते हैं। सही है। 2 एलिमेंट रोस्टेड 90 पे होते हैं, 2 एलिमेंट 90 पे होंगे। सही है। 3 एलिमेंट 60 के एंगल पे होंगे, या फिर आपके पास ये शेयर वाले स्ट्रेसेस है। या तो आपको सिंपल नाम गिवन होंगे, सही है, या फिर आपको एंगल गिवन हो गया। अभी जो क्लास के स्टार्ट में हमने जो प्रॉब्लम की है ना, जिसमें एक 0 पे था, एक 60 पे था, एक 120 पे था, उसमें एंगल गिवन थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी हुई है ना, ये वाली प्रॉब्लम, इसमें आपको मेरे ख्याल से नाम गिवन है। सही है। यहाँ पे नाम गिवन है अ 3 एलिमेंट रेक्टेंगुलर रोसिट स्ट्रेन गेज। इसका मतलब क्या है कि आपका ये स्ट्रेन गेज है, इसका नाम लिया हुआ उन्होंने रेक्टेंगुलर रोसिट। एक 0 पे लगा होता है, एक 90 पे लगा होता है, और एक आपका 45 पे लगा होता है। तो आपको यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है। 0 वाले की ये है स्ट्रेन, 45 वाले का ये स्ट्रेन है, और 90 वाले का स्ट्रेन ये है। ये बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व होगा जो हमने पहले भी देखा था क्लास के स्टार्ट में। करते क्या है, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। करते क्या, हमारे पास यही क्वेश्चन है, ये 3 ही क्वेश्चन है हमारे पास, और हमारे पास 3 केसेस हैं।
पहला केस क्या है, इस वाले केस में थीटा 0 है, इस वाले केस में थीटा 45 है, इस वाले केस में थीटा 90 है। आपने क्या करना है, पहले केस में अगर थीटा, ये तो पहला केस तो वही है, थीटा 0 पुट करेंगे, ई ए की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो ई ए की वैल्यू आपकी एप्सिलन एक्स के बराबर ही होगी। इसी तरह थीटा 45 पुट करेंगे, थीटा 45 में दो अननोन आ रहे होंगे, एप्सिलन वाई भी अननोन होगा और ये शेयर स्ट्रेन भी अननोन होगा। लेकिन जैसे ही हम थीटा 90 पुट करेंगे, देखो अगर मैं इस इक्वेशन में थीटा 90 पुट करता हूँ क्या होगा, ये चीज़ 0, ठीक है, अगर थीटा 90 पुट करता हूँ और ये चीज़ भी 0, सिर्फ हमारे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। तो जब हम थीटा 90 पुट करेंगे तो वो वाली वैल्यू हमारे बराबर आ जाएगी एप्सिलन वाई की। तो इस वाले केस में थोड़ी आसानी हमारे लिए ये है कि एप्सिलन एक्स और एप्सिलन वाई की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएंगी सिर्फ वैल्यू पुट करने से। सिर्फ मसला आएगा आपके पास शेयर स्ट्रेन का। शेयर स्ट्रेन का जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना 45, तो आपके पास ये वाली केस में सबकी वैल्यू आ जाएगी। आपने किया आपने स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन वाई और शेयर स्ट्रेन इन एक्स वाई निकाल लिया। इन सब को यूज़ करते हुए आपने वैल्यू निकाली बाय यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, आपने स्ट्रेस की वैल्यू निकाली। सही है, इसमें पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस। जैसे इसमें सिर्फ यही पूछा हुआ है कि आपको सही है, इसमें आपको भी आपको, हाँ बोलो। ये वही प्रॉब्लम है जो एंगल चेंज करके हम कर रहे हैं। हाँ ये वही है। इसमें देखो आपको तीन एंगल गिवन है, 0, 90 और 45। सही है, 0 पे रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक, 90 रखेंगे तो सिग्मा वाई आ जाएगा, 45 रखेंगे तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी। इससे आप ये निकाल लोगे शेयर स्ट्रेन एक्स वाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। जो क्लास का स्टार्ट में क्वेश्चन किया ना वो बिल्कुल एक प्रॉपर क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक सारा उसमें लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल वैसे ही होना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे इसके बिल्कुल लास्ट में, ये वाले नाम, बस हो गया। इन नाम से आपसे पूछा जाएगा। ये सर ने उसका थोड़ा सोल्यूशन किया हुआ है नीचे, ये वही तीन इक्वेशन है, ई ए, ई बी, ई सी। इसमें वैल्यू पुट करोगे 0 पे, 45 पे, 90 पे। तो अगर 0 पुट करोगे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी एक्स के बराबर, 90 पुट करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी वाई के बराबर। जब 45 पुट करोगे आपकी ये इक्वेशन बननी होगी। इस इक्वेशन में आपने इन दोनों की वैल्यू डालोगे, आपके पास ये भी वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेन की। फिर आपने नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है। मेरे ख्याल से इसमें आपसे नॉर्मल स्ट्रेस पूछा गया, तो नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालोगे, पहले आप स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन से मैक्सिमम स्ट्रेस निकालोगे, सिंपल स्ट्रेस, फिर उस सिंपल स्ट्रेस से आप मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालोगे। ठीक है, सही है। तो यहाँ तक जो स्ट्रेन का टॉपिक था ना, ये स्ट्रेन गेज का, वो अख्ताम पजीर होता है। कोई सवाल है?